चिंता मत करो। आपका सवाल ये है 12। देखिए एक्सरसाइज आपकी बच्चों 8.3 चल रही थी और ये एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज 6.2 दोनों में एक ही चीज है, बस एक लाइन आपको ज्यादा लिखनी पड़ती है इसमें, फिर इस अभ्यास का सवाल बन जाता है। सवाल आपको दिया है p cos x प्लस वाई, p cos x प्लस वाई प्लस q sin x प्लस वाई इक्वल टू आपका बच्चों z है। बात नहीं करेंगे तो आपको क्या देखना था, p और q एक घात के टर्म होने चाहिए, एक घात के टर्म है, z भी एक घात का, z एक घात का हो या एक घात से ज्यादा का वो चल जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। आप क्या लिखते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तुम्हारा क्या नाम भैया, गौरव कुमार। आपके समझ में से अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट करना, ठीक है, कि ये एक्सरसाइज में बीच में मिली है, ज्वाइन कर देना। देखिए क्या बताया था आपको मैंने, dx बटे p का कोएफिशिएंट क्या है, cos x प्लस वाई है, इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, dy बटे q का कोएफिशिएंट क्या है, sin x प्लस वाई है, और बच्चों dz बटे जो राइट हैंड में टर्म आएगा, मतलब इधर सिर्फ 2 टर्म रखने हैं p और q के, बाकी सभी टर्म राइट हैंड में भेजना है, वो आपका r कहलाएगा। तो फॉर्मूला में dz बटे r, फॉर्मूला होता है dx बटे p dy बटे q और dz बटे r। देखिए ये सवाल यहाँ तो दे रखा आपको एक्सरसाइज 8.3 में, और यहाँ के ये सवाल इस रूप में दिया है 8.3 में, और यहाँ से बन गया तो ये है 6.2 में। सॉल्यूशन सब बच्चों एक ही तरीके का है, आपको सिर्फ मेथड पढ़ना है, 152 पेज पर निकालने और जरा देख लें कौन सा दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 14 दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें यहाँ से स्टार्ट है और इसमें आपका यहाँ से स्टार्ट। हमने आपको लगभग समस्त क्वेश्चन आपको मेथड लगभग आपको समझा दिए थे, एक बार फिर ये मेथड आप देख लो, क्योंकि आपके अपने आप समझ में ये मेथड नहीं आया। जरा देखें सभी विद्यार्थी, कभी कभी कोई एक सवाल हो जाता है, टिपिकल सवालों में से एक है, अपने आप नहीं हुआ कोई बात नहीं, सभी मेथड अप्लाई करके देखें। सबसे पहला मेथड हमने क्या बताया था रोहन, कि हम डायरेक्ट इनमें से पहला दूसरा या तीसरा कुछ भी टर्म लेते हैं और देखते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा या नहीं। अगर हम पहला और दूसरा लेते हैं, ये इसके साथ पहुंचा दिया हमने, तो क्या वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए अगर वेरिएबल सेपरेट भी नहीं हो पाएगा तो उसके बाद में पहले को और तीसरे को लेकर देखें, फिर भी नहीं हो पाएगा, दूसरे को और तीसरे को देखें तब भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। चैप्टर 1 का यूज कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट की बात कर रहे हैं। पहला मेथड हो गया फेल। दूसरा मेथड था हमारा मल्टीप्लायर सेलेक्ट करना। मल्टीप्लायर सेलेक्ट 2 तरीके से किए जाते थे। कितने तरीके से किए जाते थे, 2 तरीके से मल्टीप्लायर सेलेक्ट किए जाते थे। 2 तरीके कौन कौन से थे, एक तो देखते थे कुछ ऐसे मल्टीप्लायर सेलेक्ट कीजिए और नीचे कट आपका 0 हो जाए। क्या कोई ऐसा मल्टीप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें मल्टीप्लाई करके 0 हो जाए, नहीं कर सकते, क्योंकि ये साइन का टर्म है, ये वाला ये कॉस का टर्म है, किसी से आपस में इधर उधर मल्टीप्लाई करें तीनों में नहीं हो पाएगा। ऊपर तो टर्म इसके ज्यादा है ही नहीं जो काटे हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई के दोनों मेथड हुए। फिर एक तरीका था जोड़ने घटाने वाला, आपस में जोड़कर और घटाकर लिखते थे जब। तो देखिए ध्यान से, इसको तो रखेंगे आप अलग, बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्यों भाई, यहाँ देख लो यार,
इसको अलग रखेंगे, इसको अलग क्यों रखेंगे, और इन दोनों को साथ में क्यों लिया जाएगा जोड़कर और घटाकर। इनको साथ में इधर लिया जाएगा इसलिए कि ये दोनों x और y के हैं, और इनके जो नीचे टर्म दे रखे हैं x और y के ही दे रखे हैं आपस में। इधर ये सेपरेट टर्म है z का अलग, ऊपर z नीचे z, तो इसको अपना सेपरेट फॉर्म में इसको अलग रखिए। इन दोनों को कीजिए एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। dx प्लस dy बटे इतने प्लस इतने, dx माइनस dy इतने माइनस इतने, इस तरीके से यूज कीजिए। देखो यूज हो रहा है आपका। ये लास्ट फॉर्म है बच्चों, कभी कोई एक आध सवाल मिलेगा आपको इस तरीके का। प्लस के फॉर्म में लिख लिया हमने, अब एक बार माइनस की फॉर्म में लिख लो। और ये क्या हो गया, डी जेड बटे जेड। अब अभी भी ये सवाल ढंग से नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर x प्लस वाई को मानते हैं तो ऊपर वाला टर्म dx प्लस dy कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या बचेगा, जैसे t माना इसको तो cos t प्लस sin t बच जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा। लेकिन यहाँ x प्लस वाई को कुछ मानोगे तो dx माइनस dy है, ये नहीं कटेगा, समझ में आया। अगर यहाँ x माइनस होता तो कर देते डायरेक्ट इसको और इसको लेकर इंटीग्रेट, इसका मतलब अभी भी कुछ किया जाएगा। उसके लिए आप पहले टेकिंग फर्स्ट और सेकंड लिख लीजिए। ये इस तरीके के सबसे टिपिकल सवालों में से एक है। और इधर आपका dx माइनस dy और बटे कितना, भाई बात नहीं, चलिए अब इस टर्म को इसके ऊपर ले आइए और इसको इसके नीचे ले आइए, या फिर उल्टा काम कीजिए, x प्लस वाई वाले सारे एक तरफ ले, x प्लस वाई वाले एक तरफ ले लो। उसके लिए ये इधर आ जाएगा आपका टर्म, ये वाला टर्म इधर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये जब इधर आएगा तो क्या होगा, ऊपर cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और ये बटे में है ही cos, कैसा भैया वो आप अपने यहाँ सेट कीजिए, मेरे यहाँ से पूरा बोर्ड जा रहा है, अपने उसको रोटेशन पे लगाइए, स्क्रीन रोटेशन पे लगाइए, मेरे यहाँ से पूरा बोर्ड जा रहा है। बाल को तुमने लगा रखा है चेक करने के लिए, पूरा बोर्ड जा रहा है। अच्छा भैया बहुत हल्का मामूली सा कट रहा है, सो उसमें मैंने लिखा हुआ नहीं है कुछ भी। हाँ, अगर आपका कुछ लिखा हुआ कट रहा है तो अपनी कैलकुलेशन को, अपने बोर्ड को चेक कीजिए। देखो ये सब बच्चे मेरी बात से सहमत है जो मैसेज भेज रहे हैं। जितना मैंने ये लिखा है इतना आप सबको दिखाई दे रहा होगा, इससे नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो बच्चों फिर थोड़ा बोर्ड से ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसलिए यहीं पर रहने दें, और जितना बोर्ड दिख रहा है उतने पर ही लिख रहा हूँ मैं, उससे अलग लिख नहीं रहा हूँ बस। हाँ, अगर इतना तुम्हें नहीं दिख रहा तो अपने यहाँ सेटिंग कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इधर dx प्लस dy, और इसको आप इधर ही रहने दीजिए dx माइनस dy। अब हम काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, x प्लस वाई को, बच्चों ये पूरा टर्म नहीं लिखा, अभी तुम्हारी बातों के चक्कर में बीच में बोल गए ना तुम, साइन x प्लस वाई, ये रह गया। अब जरा आप एक बार देखेंगे, हाँ मैंने क्या लिखा, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म लिखना है बस, तीसरा नहीं लिखना। लो यहाँ लिख दो, टेकिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। फर्स्ट इस टर्म का और इस टर्म का यूज करके लिखा देंगे। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चों हैं, जरा सभी विद्यार्थी ध्यान समझें, एक लाइन में बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट और सेकंड टर्म इसका यूज किया है, लिखा नहीं, लेकिन नीचे डायरेक्ट लिखा है। ये समझो ये लाइन आपकी लिखी हुई है, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ये लिखा हुआ ऊपर जाओगी तो लो, ये बीच में कुछ बातें आ जाती है ना, तो उसमें भूल जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है, उसमें एक आध चीज फालतू लिख जाती है या कम। देखिए बच्चों, ये हो गया। अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा होगा आपको? x प्लस वाई को कुछ मान लो, क्या मान लिया जाए? t मान लिया जाए, तो dx प्लस dy बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, इस टोटल को मानेंगे, ये वाला कर, ठीक। इसी तरीके से लॉग में आंसर आ रहा होगा, इसने डायरेक्ट लिख दिया होगा 152 पेज पर। हाँ, डायरेक्ट लिख दिया है इसने बच्चों। जरा देखें ध्यान से आप सभी विद्यार्थी, बोर्ड पर लिखने से पहले ध्यान से देखना आ जाएगा थोड़ा सा, और रफली काम करके यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा, पहले समझा दूंगा। एक्स प्लस वाई बराबर मैंने क्या मान लिया? टी। तो डी एक्स का वाई का डी वाई इक्वल टू कितना हो गया? dt। ये वैल्यू इसके पास रख दी हमने, इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये cos t माइनस साइन टी और बटे cos t और प्लस साइन t, और ये क्या हो गया? dt। अभी हमने इंटीग्रेट यहाँ नहीं किया, अब करेंगे, और अब इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों इसको u मान लो। क्या मान लो? u मानकर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा? माइनस साइन टी, और इसका क्या आएगा? cos t। जो ऊपर के बराबर है तो कट जाएगा, उधर पहुंचाएगा तो 1/t का क्या हो जाएगा? log t। और t का मान कितना है? ये, और मतलब टोटल इसका मान ये, फिर इसमें t भी रख दिया जाएगा x प्लस वाई। आया समझ में? अगर नहीं आया तो समझो, देखो x प्लस वाई बराबर t, अब मैं रफ ना लिख के फिर मैं ही कर रहा हूँ, dx प्लस dy इक्वल टू कितना? dt। इम्प्लाइज कर रहा है cos t माइनस साइन t और बटे cos t प्लस साइन t, और ये आपका क्या? dt, और ये dx माइनस dy। अब लिखेंगे नीचे इंटीग्रेट करने का। इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos t माइनस का साइन t बटे cos t प्लस साइन t dt इज इक्वल टू dx और माइनस dy। बच्चों अब तो आप समझदार हैं, अब यहाँ के बाद डायरेक्ट लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको कुछ मानूंगा, अवकलन करके ये कट जाएगा। मैंने माना ये u मान लिया, क्या मान लिया? u, तो 1/u का होगा log u। u के स्थान पर जो है उसी को लिख दो, x माइनस वाई, और बच्चों प्लस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट c1। और थोड़ा इधर देखना ध्यान से, log cos t की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई प्लस साइन, जिसको भी उतारना है इतना बहुत जल्दी उतारना है। बच्चों बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा है, एक कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई, इसको आप इधर भेज देंगे, c1 का मान निकल आएगा। c1 क्या हो जाएगा? log cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई, और आपका माइनस x और ये प्लस वाई, c1 की वैल्यू। बच्चों अब हमें दूसरा कांस्टेंट निकालना है। दूसरा कांस्टेंट निकालने के लिए देखना आपको क्या करना है। तीसरा टर्म ये था, आवाज बंद करें जरा और ध्यान से देखें, इसको भी रख दूंगा, मैं रफ कर दूंगा, फिलहाल समझे क्या करना है। हम इस टर्म को और इस टर्म को भी साथ लेकर कर सकते हैं, और या फिर इसको और इसको, पहला और तीसरा लेकर हमें ज्यादा आसानी होगी दूसरे और तीसरे की बजाय, क्योंकि दूसरे में यहाँ dx माइनस dy है और यहाँ x प्लस y है, इसलिए हम लिखेंगे पहला और थर्ड टर्म। ना
टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका dx प्लस dy बटे cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई इजिकल टू कितना dz बटे z। अब हम पीछे का हमें कोई यूज नहीं है, सबको रफ कर रहा हूँ मैं, ये आप उतार चुके होंगे। C1 हमारे पास इधर लिखा हुआ है बच्चों। इसका हमें अब सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करें और इसको, ये तो है एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, इसको जब एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना है तो x प्लस वाई को कुछ मान लीजिए, कुछ भी जो आपको मन कर रहा है। जैसे कि हमने अभी माना था लेट x प्लस वाई इक्वल टू कितना माने t मानेंगे तो dx प्लस dy इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt बटे cos t प्लस sin t। इंटीग्रेट करके लिख दिया हमने, यहाँ लिख दे रहे इंटीग्रेटेड dz बटे z। बच्चों इसका तो इंटीग्रेट डायरेक्ट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन 12th क्लास में आपने खूब पढ़े भैया, ध्यान है खूब पढ़े होंगे आपने। किस तरीके से करते हैं जब नीचे अंडर रूट ए cos x प्लस बी sin x की फॉर्म हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं नीचे और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। a की वैल्यू भी एक और b की वैल्यू भी एक, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करें और अंदर डिवाइड करें। आवाज नहीं भाई, ये अंडर रूट 2 में बाहर ले आया, यहां भी 1/2 अंडर रूट 2 में लिखना भूल गया मैं। यहां से बच्चों आपका आंसर मिले या ना मिले गारंटी नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से भी दो कंडीशन पॉसिबल है। एक कंडीशन क्या पॉसिबल है कि अंडर 1/2 अंडर रूट 2 को यहाँ cos 45 की वैल्यू रख दी जाए और यहाँ किसकी रख दी जाए sin 45 की। और एक पॉसिबल कब है जब यहाँ पर साइन की रख दी जाए और यहाँ cos की रख दी जाए। दो चीजें पॉसिबल हैं, किसी एक को करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ cos रख रहे हैं और यहाँ साइन रख रहे हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा cos π/4 और cos t, और ये क्या हो जाएगा sin π/4 और ये sin t, और ये dz बटे z हो जाएगा 1/√t और dt बटे ये cos a माइनस v का फॉर्मूला हो जाएगा। कितना लिख दूं t माइनस, भैया जरूरी है कि हम t माइनस π/4 लिखें, π/4 माइनस t भी लिख सकते हैं और क्या ये dt और इजिकल टू ये dz बटे कितना और 1/√2 और 1/2 cos होता है sec t माइनस π/4। बच्चों dt दो बार लिख दिया मैंने, एक बार नहीं। अब तो छोड़ दूं आपके लिए मैं sec x के इंटीग्रेशन। देखो यहाँ फिर दो केस बन गए, यहाँ आंसर की कोई लिमिट नहीं होती। इसी सवाल के कम से कम 10 आंसर पॉसिबल है। देखिए अगर मैं यहाँ उल्टा कर देता, यहाँ साइन यहाँ cos रख देता, तो फॉर्मूला किसका बन जाता नीचे साइन का, 1/2 साइन को sec बनता है, फिर उसके अलग हो जाते हैं समाकलन। अब यहाँ बनी sec के फिर दो आंसर पॉसिबल होते हैं इंटीग्रल। तो क्या कहना है आंसर एक से ज्यादा पॉसिबल, सिर्फ अपने मेथड चेक करने का। तो बच्चों 1/√2 और sec x का जो इंटीग्रेट होता है वो log sec x प्लस 10x होता है और दूसरा भी होता है। हम log sec x प्लस 10x लिख रहे हैं। log sec x के स्थान पर t माइनस π/4 sec x प्लस कितना 10x, x के स्थान पर t माइनस π/4 और ये क्या बच्चों log z। जरा आप एक बात देखें, ये भी log में और ये भी log में, तो कांस्टेंट भी log है किसमें log में। 1/√2 को मैं इसके ऊपर ले जा सकता हूँ,
लॉग सेक। सबसे पहले t का मान बताइए क्या रखा था हमने, x प्लस वाई माइनस पाई बटे 4 प्लस 10 x प्लस वाई माइनस पाई बटे 4। और मेरे भाइयों ये 1/√2 यहाँ से उठाकर कहाँ पहुंचा दिया, घात में। और ये log m प्लस log n log mn होता है, log z c2 हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया सेक x प्लस वाई माइनस पाई बटे 4 प्लस 10 x प्लस वाई माइनस पाई बटे 4 और होल पावर कितना, चाहे अगर आप तो इतना ही रख सकते हैं, अंडर रूट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है। और ये कितना जेड सी, बच्चों क्या निकल आएगा यहाँ से, C2 का मान जेड से डिवाइड हो जाएगा। मुझे नहीं पता C2 का मान आंसर से आपके से मिल रहा है या नहीं, क्यों नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उसने यहाँ दूसरे वाला फॉर्मूला लगा दिया हो या यहाँ पर चेंज कर दिया हो, इसलिए आपको दो कांस्टेंट निकालने थे, दोनों कांस्टेंट आपके यहाँ से निकल जाएंगे। ये लिख दोगे जो भी C2 का मान आएगा और फाइनल आंसर आपको पता है कैसे लिखते हैं। देखिए भाई 1545 पी एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों क्यू वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या है, एन एक्स वाई है। जरा बच्चों देखें इक्वेशन नंबर 1 लिखें। देखो फॉर्म अपनी चेक कर लो, p की घात 1 q की घात 1 लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखोगे, लैग्रांजेस सबसाइडरी इक्वेशन, आवाज नहीं, लैग्रांजे सबसाइडरी इक्वेशन क्या है बच्चों, लैग्रांजे सबसाइडरी इक्वेशन dx बटे p का कोएफिशिएंट कितना x, dy बटे q का कोएफिशिएंट 22, dz बटे lxy। जरा देखिए इसमें बिना कोएफिशिएंट के काम हो रहा है। एक तो देखिए पहला और दूसरा टर्म ले लूंगा, टेकन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स। बच्चों फर्स्ट और सेकेंड टर्म dx बटे एक्स स्क्वायर dy बटे वाई स्क्वायर। चैप्टर नंबर 1 का काम हो गया, वेरिएबल सेपरेट से इंटीग्रेट हो रहे हैं बच्चों। देखिए x की पावर माइनस 2 dx इक्वल टू y की पावर माइनस 2 dy। क्या लिख दोगे, इंटीग्रेटेड। जब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेट x की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 इक्वल टू y की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1। और बच्चों कांस्टेंट भी इसी रूप में जोड़ना है, तो कांस्टेंट माइनस कितना हो जाएगा आपका, c की पावर माइनस 1 बटे माइनस 1 बच्चों प्लस माइनस नहीं प्लस। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटे एक्स माइनस का माइनस 1 बटे वाई और माइनस 1 बटे सी। बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 बटे एक्स इक्वल टू 1 बटे वाई प्लस 1 बटे सी। तो 1 बटे सी इक्वल टू क्या, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई है। तो ये भी कांस्टेंट इससे नोट कर दो C1 से, C1 इक्वल टू 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई, क्योंकि हमें दो कांस्टेंट चाहिए। ये 1 बटे सी जो कि दो स्वयं में एक कांस्टेंट है, इसलिए डिनोट कर दिया किससे, C1 से। अब हमें बच्चों एक और कांस्टेंट चाहिए। नियम फिर से वही, कोशिश कीजिए पहले डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई दो टर्म लेकर आपका दूसरा कांस्टेंट निकल आए। ये फेल होता है तो वही मल्टीप्लायर लेकर निकल आए, वो भी फेल होता है तो प्लस माइनस करके आपस में टर्मों को निकल आए। पहले हम डायरेक्ट देखते हैं। चलिए अगर मैं इसको लेता हूं दूसरे तीसरे को, y से y कट जाएगा, n कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं। बात प्रॉब्लम कहाँ कर रहा है, x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कांस्टेंट की तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं x को, कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे x को। यहाँ हमने पीछे कुछ एग्जांपल में करा जहाँ पे अगर dx और dy है तो उसमें z को कांस्टेंट माना, अगर dy और dz है तो x को कांस्टेंट माना। तो यहाँ आपका क्या कंडीशन है, dy और dz होगा, dy और dz है
तो x कांस्टेंट हो गया। देखो ऐसे नहीं मानोगे, अगर इसमें ये वेरिएबल दिखाई दे रहा है तो कांस्टेंट नहीं मानोगे। अगर कुछ कंडीशन यूज कैसे भी नहीं हो रही, वो केस अलग होगा, कुछ और चीज होगी। ये चीज नहीं होगी कि हम डायरेक्ट डी वाई डी जेड का कर रहे हैं तो हम क्या, तीसरा वेरिएबल क्या है, x को कांस्टेंट मान लेंगे। x को कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं माना जाएगा, कुछ कांस्टेंट की गुणा भाग का फर्क आ जाएगा, उसमें चेंज करके कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ हमारा x डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो यहां से हम दो काम कर सकते हैं, एक तो इस टर्म को और इस टर्म को ले रहा हूं, बाई की एक घात कट जाएगी, डी वाई बटे बाई यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा बहुत इजीली। यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x का मान यहाँ से निकाल लीजिए आप बाई के फॉर्म में, उस बाई की फॉर्म को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा। या इसे और इसे ले लीजिए, फिर अब किस में समस्या आएगी, एक घात x की कटेगी, इधर dx बटे x हो जाएगा, ये dz बटे x में बाई आ जाएगा, फिर बाई को मान यहाँ से x के रूप में निकाल लिया जाएगा, उसे dx की तरफ भेज दिया जाएगा, वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लायर नजर आ रहा है इसमें तो मल्टीप्लायर का यूज कर लो। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लायर आ रहा है नजर तो मल्टीप्लायर का यूज कर लो। देखना मल्टीप्लायर कुछ हो रहा है डायरेक्ट इसमें, आवाज नहीं, एक मिनट बच्चों, हाँ ये भी हो जाएगा मल्टीप्लायर से। कहने का मतलब इसका यूज करना पड़ेगा आपको C1 का, तो हम मल्टीप्लायर को सही यूज ही ना कर रहे। ठीक है जी, तो मल्टीप्लायर जब यूज करें जब आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा किसी तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लायर का यूज अगर आपको करना पड़ा तो कम से कम 5 मिनट तो आपको सोचने में लग जाएंगी कौन सी चीज कहाँ सेट करें जो नीचे सम 0 हो जाए। और जब हमारे दिमाग में डायरेक्ट ये चीज आ गई कि वेरिएबल सेपरेट हो गया बहुत जल्दी, तो कौन दिमाग लगाएगा। देखिए बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, पहला और तीसरा टर्म। अब देखो आंसर में कितनी पॉसिबिलिटी है, मैं पहला तीसरा लेकर कर रहा हूँ, कोई बालक दूसरा तीसरा लेकर कर दे, तीसरा बालक मल्टीप्लायर लेकर कर दे, तो आंसर तो चेंज होगा सब जगह से इनमें। तो बच्चों हम क्या ले रहे हैं, सेकंड और थर्ड। हाँ जी, मल्टीप्लायर से कर दिया जी, तो मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर से लगाओ। तो देखिए मल्टीप्लायर से, देखो मल्टीप्लायर से दिमाग लगाना है आपको कि इसमें हमें नीचे कुछ ऐसे टर्म लेने हैं जो इनमें आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे 0 हो जाए। ठीक, तो देखिए ध्यान से, ये x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, और यहाँ क्या है आपका टर्म nxy है। ये एक एक घात का है टर्म, ये 2 घात के। सबसे पहला इनको देखो एक एक घात के टर्म कैसे बन सकते हैं। एक घात का टर्म इधर में क्या लिखूं, 1/x, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका 2 घात का टर्म, यहाँ से भी आप 1/y लें, लेकिन बच्चों अब हमें ये नहीं पता कि प्लस लेकर होगा या माइनस लेकर होगा, पहला हम प्लस ही लेकर देख रहे हैं। अब यहाँ आपके पास ये 2 टर्म है n × xy, तो बच्चों यहाँ से आप देखना सबसे पहले तो ये n खत्म हो, हाँ ये प्लस या माइनस क्या खत्म हो, n खत्म हो। n खत्म होने के लिए n को बटे में लेना पड़ेगा, ये nx × y है, n खत्म होने के लिए इस n को बटे में लेना पड़ेगा, और ऊपर ये xy प्रोडक्ट खत्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा आना चाहिए जो ये यहाँ बचेंगे, कितने बच जाएगा x, और ये कितना y, प्लस या माइनस में x + y xy। उसके लिए आपके पास ये C1 का टर्म दिखाई दे रहा है, इसका कुछ मान इसी रूप में दिखाई दे रहा है। अगर एलसीएम लूंगा तो y - x बटे xy, xy बटे में आ जाना चाहिए, xy कट जाएगा। तो बच्चों देखो अभी हमें यहाँ चिन्हों की पता नहीं है क्या होगा, वो बाद में विचार करेंगे। x मैं आपसे फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लायर से बचने की कोशिश करना जितना हो सके आपको। C1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिख रहा हूँ y - x, और बटे कितना x। बच्चों यार मैंने पहले ही कहा मैं चेक कर रहा हूँ, पहले चिन्ह चेंज करने पड़ सकते हैं। 2 कंडीशन है,
या तो जीरो बन जाए, अगर जीरो ना बने, कहीं ऊपर कुछ टर्म बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं तो उसके बराबर नीचे के को कुछ मान के वो कट जाए। जैसा कि एक सवाल था कल वाले सवाल में ऊपर दिखाई दे रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ केस दो केस है मल्टीप्लायर के। फिर कह रहा हूँ मल्टीप्लायर से बचना जितना बचा जाए, कहीं से कैसी पेश ना चले तो मल्टीप्लायर यूज करना। अब देखिए मैं यहाँ पहले कह चुका था कि मुझे नहीं पता कि जीरो हो जाए, मैं चेक कर रहा हूँ। जरूरी नहीं मल्टीप्लायर एक बार में सेट हो जाए, कभी कभी 2-3 बार चेक करना पड़ जाता है। देखो क्या बैठ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। बच्चों ये जीरो नहीं बैठ रहा है, ये जीरो नहीं बैठ रहा, तो जरूरी है कि इसको -1 तुम्हारे दिमाग में पहले ही आ गई -1, इसको चेक करने की। हो सकता है इसको माइनस करके देखो, इसको माइनस करके देखो, चेंज करना है ये आपको। तो ये बता रही हैं कि सर इसको माइनस में मानकर संभवतः सवाल हो रहा है 1/y को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, x से x y से y। तो सगुन इसमें तो दिमाग लगाना है, चेक करना है कौन सी चीज लें तो नीचे मल्टीप्लायर करें इनकी और जीरो होता है। एक बार में हो सकता है, 2 बार में हो सकता है। अगर तुमने सालों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी की है, सवाल देखते ही तुम्हारी नजर में भर गया कि भाई हाँ ये यहाँ इससे हो सकता है, तो ठीक है, और तुमने एक आधी सवाल करके काम खत्म कर दिया तो फिर टाइम लगेगा। तो मल्टीप्लायर आपका सेलेक्ट कितना कितना हुआ, 1/x हुआ, -1/y हुआ, और उधर क्या देखो n नीचे ले गए थे, ऊपर से खत्म करना है तो, और ऊपर कितना c। आप भी भैया पहले दिन आए देखो आज, आपका क्या नाम है, तुमने मास्क ना रखा, ठीक है ठीक है, आज पहले दिन देखा है तुम्हें बिना मास्क के। चलिए तो बच्चों अब आप कह रहे थे मल्टीप्लायर से, तो हमारा एक मान निकल आया है, हम इस चीज को जो एक्स्ट्रा काम था हटा रहे हैं। मल्टीप्लायर क्या है, 1/x माइनस 1/y और c/n। क्या लिखोगे, नाउ टेकिंग 1/x माइनस 1/y और c/n एज मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर जब ही सेलेक्ट कर पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करोगे मल्टीप्लायर क्या, तो क्या यूज होगा, देखो फिर इन्हें करते कैसे हैं, ये तीनों टर्म जैसे हैं ऐसे ही उतार लिए जाते हैं, dx और dx x स्क्वायर सॉरी dy/y स्क्वायर और dz कितना nx। चौथे टर्म में क्या लिखा जाता है, ये जो मल्टीप्लायर है इन सब की मल्टीप्लाई की जाती है ऊपर और फिर नीचे मल्टीप्लाई की जाती है। कैसे लिखेंगे, 1/x dx, ये माइनस का है तो 1/y dy, प्लस का है c/n dz बटे 1/x की इसमें x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे x, 1/y की माइनस 1/y की इसमें करोगे माइनस का y, और बच्चों इसमें करोगे nxy, इसमें मल्टीप्लाई c/n से n से। तो ये क्या बैठ रहा था, अभी तुम्हें जीरो दिखाया था मैंने, यहाँ नहीं करनी है वो काम, रफ का है, रफ में चेक करना है। यहाँ डायरेक्ट अगली लाइन में या यहीं आप जीरो लिख सकते हैं, मैं चलो अगली लाइन में लिख दूंगा। और बटे कितना, जीरो। अब क्या करते हैं हम, जब बटे में जीरो हो गया तो यहाँ के बाद कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाती है। इस टर्म को इनमें से जिसके साथ चाहे आप उसके साथ लिख सकते हैं, जिसके साथ चाहे। सगुन किसके साथ लिखोगे, काई के साथ भी लिख दें। क्या प्राप्त होगा, जब इसको इसके साथ लिखूं तो बटे में क्या जीरो, जीरो की इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो जाएगा जीरो, क्या बचेगा, देखो टेकिंग
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बच्चों जैसे इसके साथ कर रहा हूं मैं ऐसे ही इसके साथ आएगा। ये 0 की इसमें गुणा होगी 0 हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा आपको 1/x dx माइनस 1/y dy c1/n dz और इक्वल टू क्या 0। अब लिखोगे इंटीग्रेटिंग। जब आप इंटीग्रेट लिखोगे तो देखिए क्या लिखोगे आप log x माइनस का log y प्लस c1/n कांस्टेंट है पूरा और dz का कितना z। अब ध्यान से सुने आप कांस्टेंट यूज करना। हम देखते हैं कि एक से टर्म जिस रूप के होते हैं कांस्टेंट उसमें यूज करते हैं। ज्यादा टर्म किसके लॉग के कांस्टेंट आप लॉग में यूज कर सकते हैं। कांस्टेंट किसमें यूज कर सकते हैं लॉग में। और अगर गलती से आप सिंपल भी कर लेते हैं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग सी तो बच्चों लॉग लॉग वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ। एक काम करिए लॉग x/y लिख सकते हैं इसको और c1/nz इक्वल टू log c2। इसको इधर बना दिया मैंने या इसको इधर भेज रहा हूँ c1/nz इक्वल टू log c2 माइनस log x/y। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों c2/x/y y ऊपर पहुंचा दूं डायरेक्ट तो ये हो जाएगा c2 इंटू y/x। लेकिन किसमें लॉग में। लॉग को यहां से खत्म करके इधर लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा e की पावर c1z/n और यहां से भी हमें सिर्फ क्या चाहिए c2 चाहिए तो ये भी इधर आ जाएगी। तो भाई विशाल x/y e की पावर c1z/n ये c2 का मान आ गया। c2 आ गया c1 आ गया। यहाँ के बाद हम स्वयं लिखते हैं। भैया तुम सुन लो कैसे लिखते हैं। जब हमारे पास दो वैल्यू c1 c2 दोनों कांस्टेंट की आ जाती हैं तो हम कंबाइन जो सॉल्यूशन देते हैं मतलब जो गिवन इक्वेशन थी आपकी ये वाली इसका सॉल्यूशन c1 c2 के रूप में देते हैं। कंबाइन करके देते हैं सेपरेट नहीं दिया जाता। कैसे लिखते हैं एक तो इक्वेशन ये हो गई c2 की और एक और इक्वेशन थी c1 की कहीं ये रही। तो क्या लिख देते हैं कंबाइनिंग दिस इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन c1, c2 f इक्वल टू 0। मतलब c1 और c2 से कनेक्ट करने के बाद जो एक फंक्शन प्राप्त होगा वो सॉल्यूशन होगा। या तो ऐसे या c2, c1 इक्वल टू 0 या c1 इज इक्वल टू f c2 या c2 इज इक्वल टू f c1 और जहां भी है या c1 c2 को मान रखते इस रूप में लिखोगे तो c1 c2 को मान रख दोगे। ऐसे ही यहाँ और ऐसे ही यहाँ। और फाइनल में देखो c2 का मान c1 के रूप में आया है तो जो फाइनल आंसर दोगे तो उसमें c1 का मान दो। ठीक है ये c1 c2 खत्म करने मान रखने हैं। भाई और पूछ सकते हैं सवाल अगर पूछना हो तो आगे बढ़ने से पहले। और ये मत कहना कि सर जी हमारा इसका सवाल गलत हो गया पेपर में आकर। गारंटी है मेरी इस अभ्यास से सवाल आने की। अब नाम चाहे इसका करना है या 6.2 का करना सवाल एक ही चीज है। चेरबेट और लैग्रांज सबसैडरी दो सवाल दोनों अभ्यासों से 5-5 नंबर के जरूर आएंगे।